Hello students, how are you? Welcome back to another exciting video of Dream Big Classes. Dream Big लेके आया है आपके लिए आज एक और exciting video on the chapter Crop Production and Management from class 8. आज हम पढ़ेंगे कि हमारे अराउंड जो फूड रिसोर्सेज हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि हमारे अराउंड कितने टाइप्स के क्रॉप्स हैं, है ना। हम व्हीट, राइस, इन सब की क्रॉप्स तो नॉर्मली देख लेते हैं, पर कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे यूजफुल तो होती हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, पर हम इनको फूड में कंसीडर नहीं करते। और सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, हम अपने फूड रिसोर्सेज के लिए एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम काउ, बफेलो, गोट, इन सब से मिल्क को कंज्यूम करते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और साथ ही में हम पोल्ट्री एनिमल्स से एग्स और चिकन और मीट भी कंज्यूम करते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एक विजुअल को। ये विजुअल आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। कभी आप स्कूल बस से अपने घर जा रहे होगे या फिर कभी अपने पापा के साथ ड्राइव पे निकले होगे, तो देखा होगा कि साइड में एक ही तरह के प्लांट्स बहुत बड़े फील्ड पे ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो कभी आपने सोचा कि ये सारे प्लांट सेम काइंड के ही क्यों हैं? तो यही तो है क्रॉप। Crop is when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale. जब हम same kind के plants को large scale पे grow करते हैं, हम उसी को ही क्रॉप कहते हैं। जब हम wheat crop की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस फील्ड में जो सारे प्लांट्स हैं वो wheat प्लांट्स हैं। जब हम राइस क्रॉप की बात कर रहे हैं, राइस क्रॉप तो आजकल आपने देखी है कितनी ग्रो कर रही है, तो राइस क्रॉप की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि एक फील्ड में जितने भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो सभी राइस प्लांट्स हैं। ओके, तो इन्हीं के ऊपर कि कौन सी क्रॉप को किस सीजन में उगाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसी के बेसिस पे हमने क्रॉप्स को कैटेगराइज किया दो टाइप्स में। फर्स्ट इज रबी एंड सेकंड इज खरीफ। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम मिड नवंबर में सो करते हैं और इनको हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल टू मई में। ठीक है, इनको कूलर कंडीशंस चाहिए होती हैं और एज कंपेयर कम पानी चाहिए होता है। ठीक है, और इनके एग्जांपल्स हैं व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस एंड ग्राम। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? इन क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। मॉनसून क्रॉप्स से आपका क्या मतलब है? मॉनसून क्रॉप से ये मतलब है रेनी सीजन। यस, तो इन क्रॉप को हम रेनी सीजन में सो करते हैं। इनको हम जून में सो करते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर में होती है। इन क्रॉप्स को वार्म वेदर चाहिए होता है, वेट क्लाइमेट चाहिए होता है और चाहिए होती है बहुत सारी रेनफॉल। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं राइस, मेज, सोरगम, मिलेट एंड कॉटन। फार्मर को इन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि कब कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है। ओके, तो ये है कुछ एग्जांपल खरीफ और रबी क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है कॉर्न एंड कॉटन, वेयर एज रबी क्रॉप का एग्जांपल है व्हीट एंड पीस। ओके माय फ्रेंड्स, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट बेसिक प्रैक्टिस ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन कौन से स्टेप्स हम लेते हैं क्रॉप को उगाने के लिए? क्रॉप के बेसिक 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं जिससे हम उसे ग्रो, हार्वेस्ट और स्टोर कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। हम इनमें सारों के पहले नेम देखेंगे, फिर जानेंगे कि एक एक प्रोसेस कौन सा है और इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट लैंड और सॉइल प्रिपरेशन। सेकेंड स्टेप इज सोइंग, थर्ड इज इरिगेशन, fourth is adding fertilizer and manure, fifth is weed control, sixth is harvesting and seventh is post harvest management या फिर हम बोलेंगे storage. Okay, this is land or soil preparation, this is seed sowing and irrigation of crops, this is fertilizing and harvesting. तो हमें इनके नाम तो अच्छे लगे, तो चलिए अब हम जानते हैं कि हर एक स्टेप को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे लैंड प्रिपरेशन के बारे में कि लैंड प्रिपरेशन क्यों करनी पड़ती है। हमें सीड सोन करने से पहले भी एक स्टेप को परफॉर्म करना पड़ता है जिसका नाम है लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? हम सॉइल को टर्न या लूज करते हैं
ताकि जो क्रॉप की रूट्स हैं वो सॉइल में डीपली पेनिट्रेट कर पाए। अब हम उसके डीपली पेनिट्रेट क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि उसमें जो एयर है वो अच्छी तरह से एंटर और एग्जिट कर पाए। ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे कि जो हमारी रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाए। थर्ड, ये क्यों जरूरी है कि ये इसलिए जरूरी है कि अगर हम सॉइल को टर्न या लूज करेंगे तो इसमें हेल्दी माइक्रोब्स और अर्थवर्म भी ग्रो करेंगे जो सॉइल में ह्यूमस ऐड करेंगे। ठीक है। तो जानने के लिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि सीड सोन करने से पहले भी हमें उसकी लैंड को प्रिपेयर करना पड़ता है ना। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम ये लैंड प्रिपेयर करते कैसे हैं? ये इस प्रोसेस का नाम है टिलिंग। टिलिंग से हम जो लैंड है उसको लूज या टर्न करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग भी टिलिंग का एक दूसरा नाम ही है। तो हम टिलिंग किस टूल से करते हैं? हम प्लो से करते हैं। आपने देखा होगा किसान जब खेतों में हल जोतता है उस हल को ही हम प्लो बोलते हैं। पहले ट्रेडिशनली हम वुडन प्लो का इस्तेमाल करते थे, पर आजकल हम मेटेलिक और आयरन प्लो का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं जो हम टिलिंग और प्लोइंग में यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हो। ये आपने देखा होगा, इसको लोकल लैंग्वेज में हम कही बोलते हैं। कही क्या करती है? इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। ये भी सॉइल को लूज करने में हमारी हेल्प करती है। और आजकल आपने देखा होगा खेतों में ट्रैक्टर वो चलते हैं ना, तो ट्रैक्टर के पीछे हम एक कल्टीवेटर इंस्टॉल करते हैं। कल्टीवेटर क्या करता है? ये भी फील्ड को प्लो और टिल करने में हेल्प करता है और ये हमारी मैन पावर को बचाता है। इसीलिए आजकल फार्मर्स ट्रैक्टर ले रहे हैं ताकि जो फील्ड है उनको कल्टीवेट करने में इजी प्रोसेस हो। सेकंड पॉइंट इज सोइंग। सोइंग क्या है? सोइंग मतलब बीज को बोना, पर बीज हम ऐसे ही नहीं बो सकते। बीज बोने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए उसकी क्वालिटी के बारे में कि हम कैसे सीड्स को सो कर रहे हैं। हमें सीड्स की क्वालिटी अच्छी लेनी पड़ेगी, तभी हमारी जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। तो सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। सीड्स की जो सिलेक्शन है वो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सीड्स गुड क्वालिटी के होंगे तभी वो हमें गुड यील्ड देंगे और गुड यील्ड के साथ साथ वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देंगे। इसीलिए सोइंग करने से पहले हमें सीड्स की क्वालिटी को जज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सोइंग करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स को यूज कर सकते हैं? ट्रेडिशनली हम एक फनल शेप टूल को यूज करते थे। इसमें क्या होता था? इसके एंड में 3 शार्प पाइप्स होती थी जो कि सॉइल के अंदर एंटर करती थी। हम उस फनल में सीड्स को डालते थे और वो 3 शार्प पाइप्स उन सीड्स को सॉइल में सो कर देती थी। ठीक है। वो बल्क कार्ट की जगह बल्क कार्ट के साथ इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है। और मॉडर्न हम कौन से टूल्स को यूज कर रहे हैं? मॉडर्न हम सीड ड्रिल को यूज कर रहे हैं। सीड ड्रिल भी ट्रैक्टर के पीछे इंस्टॉल की जाती है। ये ना तो सिर्फ सीड्स को यूनिफॉर्मली और प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ में सो करने के लिए हेल्प कर रही है, और साथ ही ये भी इंश्योर करती है कि सीड सो होने के बाद सॉइल से सीड कवर हो जाए। ओके। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, और ये अगर हमें पता चल जाए कि ये होते क्या हैं तो हम इनको यूज क्यों कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। ठीक है। जो प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक ही सीड पे, एक ही फील्ड पे फार्मर बार बार कल्टीवेशन कर रहा है, बार बार वहां पे क्रॉप को ग्रो कर रहा है और उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ रहा, जिससे क्या होता है? सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड क्यों करते हैं, बट मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या होता है?
ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि फील्ड में ही बनाया जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ओके, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स तो कम होते हैं पर उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है जो कि वो सॉइल में ऐड करता है। वेयर एज फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बट इट इज लेस रिलेटिवली रिच इन ह्यूमस। ओके, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जनरली मैन्योर और फर्टिलाइजर पे डिफरेंस आता ही आता है, तो इसे स्टार मार्क करना भूलिएगा मत। ये देखो, ऐसे एक मैन है जो कि फील्ड में फर्टिलाइजर को ऐड कर रहा है। ठीक है, हम ये मैन्युअली भी करते हैं पर आजकल हम इसे मशीन्स के साथ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इरिगेशन। अब हम घर में भी जब कोई प्लांट सो करते हैं, ठीक है, हमारी किचन गार्डन होती है या हमारे घर में गार्डन होता है, हम उसमें भी जब प्लांट कोई उगाते हैं तो हम उसको भी टाइम टू टाइम पानी देते हैं। और इसमें तो हम इतनी बड़ी क्रॉप को उगा रहे हैं तो हमें इसमें भी वाटर की सप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। इसी स्टेप का नाम है इरिगेशन। इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो इस इरिगेशन करने के लिए सोर्सेज कौन कौन से यूज होते हैं? वही वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, जो कि नॉर्मली वाटर के सोर्सेज होते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनली और मॉडर्नली हम डिफरेंट तरीके से इरिगेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए इरिगेशन के दो टाइप्स हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है और नॉर्मल मेथड कौन सा है, चलिए जानते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में जो प्रोसेस हम यूज कर रहे थे वो है चेन पंप, मोट, ढेकली, राहत, जिसको हम लेवर सिस्टम भी बोलते हैं। चलिए इसमें से हम ढेकली का एग्जांपल लेके देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कैसे थे। ढेकली आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें एक वुडन लॉग है जिसके एक साइड पे स्टोन या फिर कोई भी वेट ऑब्जेक्ट टाई किया हुआ है और दूसरी तरफ इसमें है एक बकेट जो कि वेल के अंदर जा रही है। जब हम उस वुडन लॉग को नीचे कर देते हैं, सॉइल के साथ टच करते हैं, तो जो बकेट है वो अपने आप ऊपर आ जाती है। तो वहां पे जो खड़ा हुआ फार्मर है वो उस बकेट को लेके कनाल में पानी डाल देता है, जो कनाल सीधा फील्ड तक जारी होती है। इससे डायरेक्टली हमारा पानी वेल से फील्ड में पहुंच जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनली हमारे लोगों ने बहुत दिमाग लगाकर इन सभी सिस्टम्स को इन्वेंट किया था, पर मॉडर्न डे में हमने और भी नए नए सिस्टम्स को इन्वेंट किया है, जैसे कि ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। ये दोनों सिस्टम वाटर की कंजर्वेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हम बड़े बड़े पाइप्स को इंस्टॉल करते हैं फील्ड के अंदर। इससे ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्लांट की रूट्स में जाता रहता है। ये यूजली फ्रूट्स की क्रॉप्स में यूज होती है। ठीक है, वेयर एज स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ये बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स फील्ड में इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि यूनिफॉर्मली पूरे फील्ड में वाटर की सप्लाई कर रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स हैं और ये वाटर की कंजर्वेशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपने कभी फुटबॉल मैच से भी पहले देखा होगा कि एक स्प्रिंकलर लगा होता है जो पूरे फुटबॉल ग्राउंड को वाटर दे रहा होता है, वैसे ही ये स्प्रिंकलर्स भी पूरे फील्ड को वाटर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन तो हम कर लेंगे पर उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वीड्स क्या है। अब मेरी बात सुनो, आपने घर में एक गमला लिया, उसमें एक प्लांट को ग्रो किया, आपने उसको प्रॉपर सनलाइट में रखा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिए और टाइम टू टाइम वाटर भी दिया, पर आपने देखा कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स जो आपने सो भी नहीं किए थे वो अपने आप ग्रो कर रहे हैं। होता है ना ऐसा, तो उन्हीं प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। वीड्स वो अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स हैं जो नेचुरली क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं और क्रॉप से सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्रॉप की ग्रोथ को और क्रॉप की क्वालिटी इफेक्ट होती है। इसीलिए हमें वीड से प्रोटेक्ट करना क्रॉप को बहुत जरूरी होता है। तो वीड से हम क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं वीडीसाइड, विच इज अ केमिकल।
जिसका एग्जांपल है 2,4-D वीडीसाइड। हम खेतों में 2,4-D वीडीसाइड या कोई भी वीडीसाइड को स्प्रे कर सकते हैं, जिससे नॉर्मल क्रॉप को कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर जो हमारे वीड्स हैं वो किल हो जाएंगे या उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। हम इन्हें मैन्युअली भी रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्कल और खुरपी या फिर सीड ड्रिल के साथ भी। तो देखो ये मैन है, ये पूरी क्रॉप पे वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है, ठीक है। इससे नॉर्मल क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, बट जो इसमें प्रेजेंट वीड्स हो रहे हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग। अब पूरी क्रॉप उगा ली, पूरे टाइम उसको इतना नरिशमेंट दिया, पानी दिया, अब टाइम है फल का, मतलब हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, हम बात करते हैं इसमें कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन। क्रॉप की मैच्योरेशन होने के बाद हम जो क्रॉप की कटिंग करते हैं उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ये मैन्युअली भी हो जाती है और आजकल हम हार्वेस्टर और कंबाइन का भी यूज कर रहे हैं। कंबाइन का यूज करने का क्या हमें बेनिफिट है कि इससे हमारे जो विनोइंग और थ्रेशिंग जैसे प्रोसेस हैं वो भी हमारे कंजर्व हो जा रहे हैं, क्योंकि ये शाफ्ट से ग्रेन को अपने आप अलग करना शुरू कर देता है। कंबाइन के अंदर 2-3 प्रोसेस साथ में और लगातार हो रहे होते हैं। अब हमने विनोइंग और थ्रेशिंग की बात की। विनोइंग और थ्रेशिंग क्या है? विनोइंग और थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिससे हम शाफ्ट को ग्रेन से अलग करते हैं। विनोइंग में हम विद द हेल्प ऑफ विंड शाफ्ट को ग्रेन से अलग करते हैं और थ्रेशिंग में हम टैप करके शाफ्ट को ग्रेन से अलग करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं हम? सिक्कल, ठीक है। आपने देखा होगा कभी खेतों में लेडीज काम करती हैं, वो कैसे क्रॉप को काटती हैं? विद द हेल्प ऑफ सिक्कल। और कभी कभी ऐसे मशीन भी देखी होगी जो कि ट्रैक्टर ड्रिवन होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंबाइन। कंबाइन क्रॉप को हार्वेस्ट भी करती है और साथ ही साथ शाफ्ट से ग्रेन को अलग भी करती है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब क्रॉप काट ली, सब कुछ कर लिया, ग्रेन्स हमारे पास में आ गए, पर अब उसकी स्टोरेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना है फ्रॉम पेस्ट लाइक रेस्ट एंड इंसेक्ट्स। ओके, रैट्स और इंसेक्ट से हमें ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है? एक यूजुअली फार्मर क्या करता है, वो जूट बैग या फिर मेटल बिन में ग्रेन्स को स्टोर कर लेता है। बट अगर हमें उसे बहुत ही लार्ज स्केल में स्टोर करना है तो हम सिलोज और ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं। सिलोज और ग्रेनरीज क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ये ऐसी स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो कि क्रॉप के मॉइस्चर को, टेम्परेचर को, सबको कंजर्व करके या फिर सबकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिजाइन की जाती हैं, ठीक है। इसमें हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं और इसमें हम बहुत टाइम तक ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें से मॉइस्चर वगैरह निकाल दें तो क्रॉप बहुत टाइम तक कंजर्व की जा सकती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। अब क्रॉप तो हमारे पास आ गई, प्लांट्स ने हमें ग्रेन्स दे दिए, हमने उन्हें स्टोर भी कर लिया और अब फार्मर उसे मंडी में बेच भी देगा। बट अब हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री वो प्रोसेस है जिसमें हम एनिमल्स को रियर करते हैं, उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर देते हैं उनसे फूड प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। व्हेन इट डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। कोई भी एनिमल को लार्ज स्केल पे रियर करने के प्रोसेस को ही एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। हम इसमें कैटल फार्मिंग भी करते हैं, मतलब कैटल्स को कंजर्व या कैटल्स को फूड, प्रोटेक्शन और केयर देते हैं उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेने के लिए। और साथ ही हम इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है, हम बर्ड्स को कंजर्व कर रहे हैं उनसे एग और मीट लेने के लिए, ठीक है। अब बात आई कि हम अपने फार्म को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। हम इसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि इसमें हम ऐसे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स फील्ड में ऐड करते हैं जिससे हमारे फील्ड की यील्ड 60% तक इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब हमारे देश में फेमाइन आया था तब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से ही उसका सामना किया था और हमारे पास यील्ड इतनी ज्यादा हो गई थी फूड की कि हमें बाद में फेमाइन कभी भी फेस करनी नहीं पड़ी। सेकेंड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल हम चाहते हैं कि हमारे
कोई भी फूड हो वो केमिकल फ्री हो, क्योंकि केमिकल हमारी बॉडीज पे बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई भी फार्मिंग करते हैं विच इज विदाउट एनी काइंड ऑफ केमिकल्स। ओके, तो ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। और कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उस पे वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो ड्रीम बिग की इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।